गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज केमिस्ट्री के क्लास 11 में हम लोग चैप्टर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक मास, जिसे परमाणविक द्रव्यमान कहते हैं, आणविक द्रव्यमान और औसत आणविक द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान से हम क्या समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं परमाणविक द्रव्यमान। तो परमाणविक द्रव्यमान क्या है? एक AMU से कोई परमाणु जितने गुना भारी होता है, कोई परमाणु जितने गुना भारी होता है वही उसका परमाणविक द्रव्यमान है। वही उसका परमाणविक द्रव्यमान है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अब अगर हीलियम का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 4 AMU है, इसका मतलब यह 1 AMU से 4 गुना भारी है। ठीक है। अब अगर मैं ऑक्सीजन का ले लेता हूं 15.99 AMU, यानी कि ऑक्सीजन जो तत्व है वह 1 AMU से इतना गुना भारी है, इसलिए इसका परमाणविक द्रव्यमान भी इतना है। प्रश्न ये आया कि ये 1 AMU क्या है। हालांकि इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन एक बार मैं फिर बता देता हूं। अभी क्या है, एक AMU क्या है? कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। क्लियर? तो 1 AMU क्या है? कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग। 1/12वां भाग जरा देख लेते हैं कि 1/12वें भाग की ही बात क्यों कर रहे हैं। आइए देखते हैं। कार्बन परमाणु में 3 चीजें हैं, 6 प्रोटॉन हैं, 6 न्यूट्रॉन हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, और तो जो कार्बन के कुल परमाणविक द्रव्यमान में 2 ही चीज़ों का योगदान है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। 6 प्रोटॉन का और 6 न्यूट्रॉन का। अगर इन दोनों के मास का अगर हमको आकलन, मास की जानकारी हो जाए तो आसानी से हम लोग कार्बन के मास का आकलन कर लेते हैं। तो अब जानिए, इन दोनों के मास पर कार्बन का एटॉमिक मास डिपेंड करता है। क्लियर? अब एक प्रोटॉन का जो मास होता है, क्लियर, एक चीज़ आप जान लीजिए कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 या 66 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। क्लियर? और यही लगभग एक न्यूट्रॉन का भी होता है। समझ में आ रही है ये चीज़ आपको? क्लियर? यानी कि अगर हम इसको लगभग, तो हम समझें कि ये 12 प्रोटॉन की बात हो रही है या 12 न्यूट्रॉन की बात हो रही है या 12 न्यूट्रॉन की बात हो रही है। यानी कि इस पूरे मास में या तो 12 प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या तो 12 न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस टोटल मास का जो यूनिट होगा, यानी कि 1/12 जो पार्ट होता है उसी को हम लोग 1 AMU कहते हैं, और प्रोटॉन का ही वेट लगभग 1 AMU के बराबर होता है, या इसी को समझ लीजिए 1 AMU कहा गया है। ठीक है। तो 1 AMU क्या है? कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां हिस्सा है, यानी कि 12वां हिस्सा है, 12वां भाग है, उसी को हम लोग 1 AMU कहते हैं। तो इस 12वें हिस्से से जो तत्व जितना गुना भारी होता है,
वही उसका परमाणविक द्रव्यमान होता है। क्लियर हो गया। अब हीलियम का 4 AMU हो गया, ऑक्सीजन का 15.99 हो गया। ये क्या बताता है? ये बस यही बताता है कि हीलियम 1 AMU से 4 गुना भारी है। 1 AMU से 4 गुना भारी कहने का मतलब ये है कि इतने किलोग्राम, इतने ग्राम का 4 गुना है। ध्यान दीजिए, इतने ग्राम का 4 गुना है। क्लियर हो गया ये बात। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। AMU को आजकल यूनिफाइड मास U से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो अगर कहीं आपको 4U दिखे तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो AMU को ही रिप्रेजेंट करता है। AMU का जो फुल फॉर्म है उसे हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं आणविक द्रव्यमान की। इसको एक बार आप नोट कर लें। तो अगर आपको आणविक द्रव्यमान सीखना है, अगर आपको आणविक द्रव्यमान सीखना है, ये जानना होगा, एक बेसिक चीज जाननी होगी कि अणु क्या है। क्लियर। तो अगर आप बात करें अणु की तो आप कहेंगे अणु परमाणुओं से मिलकर के बना है। परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। ये डाल्टन्स एटॉमिक थियरी का लाइन है कि परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते और परस्पर बहुत क्रियाशील होते हैं, परस्पर संयोग करते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अणु परमाणु से मिलकर के बना है, 1, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम आणविक द्रव्यमान की बात करें कि अणु का द्रव्यमान कितना है, तो यदि परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए तो अणु का द्रव्यमान सामने आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि आणविक द्रव्यमान है क्या। अब हम लोग लिख सकते हैं कि किसी अणु में उपस्थित परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग ही क्या है? आणविक द्रव्यमान है। तो अगर हम आपसे कहें कि CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालिए तो आप कहेंगे कि सर इसमें पहले हम पता करना चाहेंगे कि कितने परमाणु हैं। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 1 कार्बन का परमाणु है, 4 हाइड्रोजन का परमाणु है। क्लियर हो गया। अब परमाणुओं का योग आणविक द्रव्यमान नहीं है, परमाणविक द्रव्यमानों का योग आणविक द्रव्यमान है। और कार्बन का जो परमाणविक द्रव्यमान है वो कितना है? 12 यूनिट। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 1 यूनिट, हालांकि 1.008 होता है लेकिन उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो ये टोटल कितना हो गया? 16 यूनिट। तो एक मीथेन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ गया 16 यूनिट, यूनिफाइड मास। यूनिट नहीं कहेंगे, 16 यूनिफाइड मास। तो अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, पिछले पार्ट में अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आप इसका उत्तर दीजिए कि एक मॉलिक्यूल का मास तो 16 यूनिफाइड मास है। तो अगर हम लोग 1 मोल मीथेन मॉलिक्यूल ले लें तो उसका मोलर मास कितना होगा, यही आपको बताना है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आणविक द्रव्यमान क्या है। तो हम लोग के पास एक बेसिक जानकारी ये है कि अणु परमाणुओं से मिलकर के बना है। क्लियर। इसीलिए आणविक द्रव्यमान भी परमाणविक द्रव्यमान का योग ही होगा। तो हम लोगों ने कहा कि आणविक द्रव्यमान परमाणविक द्रव्यमानों का योग होता है। उदाहरण ले लिया CH4 का। तो अगर मैं एक डाटा आपको दे दूं, NH3 का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। NH3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? अगर नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 यूनिफाइड मास और हाइड्रोजन का आपको पता है तो आप इसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है
आइए अब इसको देखते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, ये औसत परमाणुक द्रव्यमान का हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों जानो, एक ही तत्व के कई समस्थानिक हो सकते हैं। जैसे कार्बन तत्व के समस्थानिक कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। उसी प्रकार क्लोरीन का समस्थानिक क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है। वैसे ही ऑक्सीजन का भी ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18। तो कहने का मतलब है कि एक ही तत्व के कई समस्थानिक हो सकते हैं। समस्थानिक से क्या आशय है? समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान। अब प्रश्न ये उठता है, अगर एक ही तत्व के कई समस्थानिक हैं तो उस तत्व से संबंधित जो भी रासायनिक गणनाएं होंगी, केमिकल कैलकुलेशंस होंगे, उसमें कौन सा एटॉमिक मास हम लोग यूज करेंगे? अब ये एक चुनौती है। तो इस चुनौती को हल करने के लिए, इस चुनौती को खत्म करने के लिए औसत परमाणुक द्रव्यमान की संकल्पना की गई है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जानते हैं इसको। औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए दो चीज़ों की जानकारी चाहिए। एक तो है आपेक्षिक बाहुल्यता और दूसरा परमाणुक द्रव्यमान। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि ये आपेक्षिक बाहुल्यता क्या होता है? बच्चों जानें कि जिस भी पदार्थ का आपेक्षिक बाहुल्यता पता करना होता है, प्रकृति में रैंडमली उस पदार्थ से संबंधित एक सैंपल ले लेते हैं। अब उस सैंपल में प्रत्येक समस्थानिकों की प्रतिशतता निकाल लेते हैं। वही प्रतिशतता ही आपेक्षिक बाहुल्यता है। जैसे कार्बन के एक निश्चित सैंपल में कार्बन 12 की प्रतिशतता इतनी, 13 की 1.108, जबकि 14 कार्बन की 2 × 10⁻⁻10 परसेंटेज अमाउंट है। तो आपेक्षिक बाहुल्यता का मतलब किसी भी पदार्थ के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित समस्थानिकों की प्रतिशतता कितनी है। अब आइए निकालते हैं औसत परमाणुक द्रव्यमान। जैसे कार्बन का औसत परमाणुक द्रव्यमान निकालना है, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर? तो इसके लिए क्या करेंगे? कार्बन 12 का जो आपेक्षिक बाहुल्यता है कितना है? 98.892 इंटू इसका एटॉमिक मास। क्लियर? प्लस कार्बन 13 का आपेक्षिक बाहुल्यता कितना है? 1.108 इंटू इसका जो एटॉमिक मास कितना है? 13.0035। क्लियर? प्लस कार्बन 14 का कितना है? 2 × 10⁻⁻10 इंटू इसका एटॉमिक मास कितना? 14.0037। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कुछ ऐसा आएगा, 12.011। अब जब भी हमको कार्बन से रिलेटेड केमिकल कैलकुलेशन करना है तो हम वहाँ जो एटॉमिक मास रखेंगे वो 12.011 यूनिट रखेंगे। अब इसी तरीके से क्लोरीन के लिए भी हम लोग को एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो ये काम आप खुद करेंगे, और आंसर जो है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए।